Now my next question, whatever the example I have given to you, it is only of a 2D. 2D means only two attributes we have considered, like height and width. If it happens that there are 3 attributes or 4 attributes, then how you are going to calculate it? Suppose I will give you one example. Suppose we have one particular database, okay, where we have student database, where we have like, I am just showing one example. Like I have taken roll number, then name. We have this database, then its age, height, like width, and something like that. Many more attributes like its blood group, its marks, its percentage. There are n number of attributes, okay, and you have 1000 number of rows. Now I told you you have to group this data. अब यहाँ पे मैंने डेटा दिखाया नहीं है, सिर्फ टेबल दिखाया. अगर आपके पास ये डेटा है और मैंने बोला अभी इसको 2 क्लस्टर में डिवाइड करो, बट बाय कंसिडरिंग द 3 एट्रीब्यूट, इट्स एज, इट्स हाइट एंड इट्स विड्थ. अभी आप लोगों ने जो एग्जांपल किया उसमें खाली आपने क्या कंसिडर किया था, जो आपको एग्जाम में आया था, हाइट एंड विड्थ. ओके, तो आपने हाइट को तो आपने खाली क्या किया, फॉर्मूला क्या यूज किया, x1 minus x2, y1 minus y2. Okay, so where x is your height and y is your width. Now you have a 3 attribute और 3 एट्रीब्यूट को कंसिडर करके आपको क्लस्टर में डिवाइड करना है. और रियल टाइम जब क्लस्टर्स बनते, देयर आर 10, 20, 25, कितने भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कितना भी बड़ा टेबल हो सकता है, कितने भी एट्रीब्यूट आप ले सकते हो, 4, 5, 10. सो दैट टाइम व्हाट फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट टाइम. ओके, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो खाली 2D डेटा है. अब ये जो मैं बता रही हूँ 3 कॉलम, सो जब आप 3 कॉलम ले रहे हो, ये बन गया 3D डेटा. तो आप क्या करोगे, अभी कैसे करोगे, फॉर्मूले में बहुत स्लाइड चेंज करना पड़ेगा. लाइक जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमारा अभी तक का जो फॉर्मूला था, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, इन स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 एंड देन स्क्वायर एंड देन प्लस, दिख रहा है ना मैं जो लिख रही हूँ वो मेरा स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज द करंट फॉर्मूला यू आर यूजिंग. ओके, जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि x जो है ये है तुम्हारा एट्रीब्यूट 1 यानी हाइट हो सकता है, y इज योर एट्रीब्यूट 2 जो हो सकता है विड्थ. अब आपके पास थर्ड एट्रीब्यूट आ गया एज, सो यू जस्ट हैव टू यूज लाइक प्लस एंड आई विल add z1 minus z2 and then square and you just have to use it under root. तो अब ये z बन जाएगा आपका थर्ड एट्रीब्यूट यानी एज. तो x यहाँ पे दिखाएगा हाइट, y will be your width and z will be your age. तो आपके कितने भी एट्रीब्यूट बढ़ने दो, आपको खाली क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में just have to add plus and you have to add a next attribute. और जब आप सेंट्रोइड निकालोगे, तो सेंट्रोइड के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज किया कि हमको x के वैल्यू का सेंट्रोइड और y के वैल्यू का सेंट्रोइड आपने निकाला होगा, जिसमें x में हर x की वैल्यू को ऐड किया, y में हर वैल्यू को ऐड किया. तो ऐसे अगर 3 डायमेंशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और एक क्या कंसिडर करना पड़ेगा, z. तो x की वैल्यू सपोज कैलकुलेट करने के बाद आ गई 3, y की आ गई सपोज 4 एंड z की आ गई 3. तो आपका सेंट्रोइड पॉइंट आप कैसे दिखाओगे, 3, 4, 3 लाइकवाइज. तो ये आपका 3D डेटा रहेगा. 4D होगा तो 4 वैल्यूज आएगी लाइकवाइज. एग्जाम में ऐसा कुछ आता नहीं है, इट इज जस्ट दे हैव लाइक गिवन लाइक when multiple attributes are given, how you have to use that formula. So here this is an formula they have just added here कि आप स्क्वायर रूट में लो और जे से लेके एन तक, मतलब कितने भी एट्रीब्यूट भरने दो, हर एट्रीब्यूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया वो ऐड करो. सेंट्रोइड में भी जैसे अगर यहाँ पे आपके पास Q1 से लेके Qn इतने एट्रीब्यूट आप कंसिडर कर रहे हो, n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, तो हर एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज को सम करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, ऐसे आपको n तक लेके जाना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट. व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर सम प्रोजेक्ट for clustering where you have to consider more than 2 attributes, then you have to
understand this concept. Okay, now some small points are there. How to determine how many clusters you have to use. Suppose मैंने आपको एक database दे दिया और उस database में suppose 10,000 rows are there और आपको बोला अभी इसको क्लस्टर में डिवाइड करो. सो व्हाट वैल्यू ऑफ के यू आर गोइंग टू यूज. आपने डिसाइड किया कि अरे दो अगर मैं वैल्यू लूंगा के का 2 वैल्यू तो हर क्लस्टर में 5000 रिकॉर्ड हो जाएंगे. दैट कैन बी अ ह्यूज. तो हम के की वैल्यू कुछ और लेते हैं, लाइक 3 लेंगे, 4 लेंगे, लाइक वाइज. तो कोई एक स्टूडेंट बोलेगा मैम हम के की वैल्यू 5 लेंगे, कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं मैम हम के की वैल्यू 10 लेते हैं, कोई बोलेगा के की वैल्यू 3 लेंगे. सो व्हाट वैल्यू ऑफ के इज वेरी प्रॉपर विच विल गिव यू अ प्रॉपर एप्रोप्रिएट आंसर. Okay, so the point is determining the number of cluster, what value of k is good. That can be a k. जैसे मैंने बोला k की वैल्यू 5 ही अच्छी है, तो ये सच में अच्छी है, या फिर k -1 मतलब 4 ज्यादा अच्छा है, या फिर k +1 मतलब 6 ज्यादा अच्छा है. So always there is a dilemma, like which value is better or which value of k you have to choose, which will give you a very correct and very proper answer for clusters. So for that, the solution given in your book is that you can use any heuristics method. So they have given one example, that is a within sum of square method, that is WSS method, use of heuristics method. So what is that method is? So within a sum of square, WSS method is that where we actually calculate the distance of each value with its मीन वैल्यू. मतलब क्लोजेस्ट जो भी सेंट्रॉइड है वहां से लेके तो आपका जो डेटा पॉइंट रहेगा उसमें का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करके और उसका एडिशन किया जाता है. आई विल जस्ट शो यू इट्स फॉर्मूला इन नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर लाइक आई जस्ट शो यू फर्स्ट वन graph, then you can understand what I am talking about. So you can see this graph. यहाँ पे ग्राफ दिए और यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको डिसाइड करना है कि इस डेटा को कितने क्लस्टर्स में आपने डिवाइड करना चाहिए. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लस्टर्स यू हैव टू यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें क्या किया जाता है, के की जो वैल्यू है 1 से लेके तो 10 तक या 1 से लेके तो 15 तक, हर के वैल्यू से आपका डेटा जो है वो डिवाइड किया जाता है. कि जब क्लस्टर 1 ही ले रहे हैं, फिर क्लस्टर 2 ले रहे हैं, देन क्लस्टर 3 ले रहे हैं, देन क्लस्टर 4 ले रहे हैं, तो हर क्लस्टर के लिए जो डेटा डिवाइड हुआ है ओके उस डेटा पे एक WSS मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है और उस वैल्यू को इस ग्राफ में प्लॉट किया जाता है. सो इन दिस ग्राफ वेर यू फाउंड अ एल्बो कर्व मतलब जहाँ पे आपका कर्व आएगा. सो यू कैन सी यहाँ तक क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से भी ऑलमोस्ट एक लेवल पे है, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो गया है, ये डेटा जो है ये ऐसे कर्व में आ गया है. ओके, सो वेयर यू फाइंड अ प्रॉपर कर्व, सो दैट वैल्यू यू कैन कंसिडर एज योर गुड वैल्यू फॉर योर क्लस्टर. तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो डेटा पॉइंट है ये कहाँ पे आया है, 3 के ऊपर आया है. ओके, सो दिस एक्सिस इज गिविंग यू द नंबर ऑफ क्लस्टर. तो यहाँ पे वो बोल रहा है अगर आप के की वैल्यू 3 मतलब आपका डेटा अगर आप 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करते हो सो इट विल गिव यू वेरी प्रॉपर आंसर. आपका डेटा बहुत प्रॉपर क्लस्टर में डिवाइड हो जाएगा. ओके, ये समझ में आ रहा है क्या, ये क्या बताया मैंने? स्टूडेंट्स हेलो, यस मैम. क्या बताया मैंने अभी, क्या समझ में आया क्या सबको? मैम एक बार रिपीट करो ना. ओके, बाकी सब लोग? मैम एक बार रिपीट. हाँ मैम, शॉर्ट में. ओके, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर आपको जो भी डेटा दिया है तो हमको ये नहीं पता कि कितने क्लस्टर में इसको डिवाइड करने के बाद हमको प्रॉपर डेटा डिवाइड किया जाएगा, प्रॉपर क्लस्टर्स मिलेंगे. तो ये यूजर क्या करता है, कुछ भी मन से वैल्यू ले सकता है, के की वैल्यू 2 ले ली, के की वैल्यू 4 ले ली, के की वैल्यू 5 ले ली, लेकिन कुछ तो एक मेथड होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि
के की क्या वैल्यू लेनी चाहिए, मतलब कितने क्लस्टर्स में डेटा प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने के लिए एक मेथड है विच इज कॉल्ड एज द विद इन अ सम ऑफ स्क्वायर मेथड, जिसमें क्या किया जाता है, डेटा को बहुत बार डिवाइड किया जाता है। मतलब पहली बार जब हमने क्लस्टर की वैल्यू एक ही ली, मतलब सब डेटा एक ही क्लस्टर में रखा, फिर हमने डेटा को दो पार्ट में यानी दो क्लस्टर में डिवाइड किया, फिर हमने डेटा को 3 क्लस्टर में डिवाइड किया, फिर हमने डेटा को 4 क्लस्टर में डिवाइड किया। तो 1 से लेके 10 तक ये आपने ऐसा एल्गोरिथम बना लिया जिसमें क्लस्टर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक लेके और आपने डेटा को डिवाइड करके देखा, और हर एक जो वैल्यू आपको मिली है उस वैल्यू के ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई किया। वो फॉर्मूला होता है WSS फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला मिलने के बाद यहाँ पे हो गया ये क्लस्टर्स की वैल्यू, यहाँ पे हो गया ये उस क्लस्टर की वैल्यू के साथ आपको WSS की वैल्यू क्या मिली है। तो यहाँ पे जैसे उसने बोला कि यहाँ पे ये तब मैंने क्लस्टर 1 लिया है खाली, तब हमको WSS की वैल्यू ये मिली। जब क्लस्टर 2 था तब WSS की वैल्यू ये मिल गई। जब क्लस्टर 3 था तब आपको WSS की वैल्यू ये मिल गई। देन 4 था तो ये वैल्यू मिल गई। तो आपने ये ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया, क्लस्टर नंबर ऑफ क्लस्टर वर्सेस WSS फॉर्मूला, और आपने देखा कि ये जो कर्व है ये कर्व को एल्बो शेप कहाँ पे आ रहा है, ओके, यानी बेंडिंग कहाँ पे हो रहा है। तो हमको पता चला कि एक्चुअल बेंडिंग जो है ये पर्टिकुलर पार्ट में बेंडिंग हो रहा है। तो बेंडिंग में भी एकदम शार्प बेंडिंग जो है ये इस वैल्यू पे हो रहा है, जहाँ पे मैंने एरो दिखा है इस वैल्यू पे। तो ये वैल्यू पे के की वैल्यू क्या थी इस लोकेशन पे, तो वैल्यू क्या थी के की 3। सो इट विल टेल यू कि ये डेटा को आपको कितने क्लस्टर में डिवाइड करना चाहिए, 3 क्लस्टर में। तो आपका डेटा बहुत प्रॉपरली सैग्रीगेट हो जाएगा, बहुत प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। सो दिस मेथड इज ओनली टू फाइंड आउट विच वैल्यू ऑफ के यू हैव टू यूज टू डिवाइड योर डेटा। समझ में आया अभी? यस मैम। यस मैम। ओके, अब ये WSS यानी क्या होता है कि ये फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है कि जैसे अगर मैंने k की वैल्यू 2 ली है तो k इंडिकेट्स नंबर ऑफ क्लस्टर, तो हम k की वैल्यू 1 से लेके तो 5, 1 से लेके 10, 1 से लेके 15 कितना भी लेके जा सकता है। तो जैसे हर वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो डेटा उस क्लस्टर से कितना डिस्टेंस पे है, हर डेटा उसके क्लस्टर के सेंटर से कितना दूर है वो निकाला, उसका स्क्वायर किया और उसका समेशन करते गए। तो ऐसे हमको जब क्लस्टर 1 था तब डेटा मिल जाएगा, जब क्लस्टर की वैल्यू 2 थी तब मिल जाएगा। ऐसे हमने उस वैल्यू को निकाल के प्लॉट किया। अभी आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं आता, इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा जाएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन विच वैल्यू ऑफ क्लस्टर इज गुड, सो यू हैव टू एक्सप्लेन। So to find out a good value of K or good value of clusters, we are going to use a WSS method. So ये फॉर्मूला आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा, और फॉर्मूले के बाद एक छोटा ग्राफ दिखाओ कि ये ग्राफ में हम WSS उसके वर्सेस नंबर ऑफ क्लस्टर को प्लॉट करते हैं, और जहां पे भी आपको एल्बो कर्व मिलेगा वो K की वैल्यू जो होती है वो परफेक्ट वैल्यू मानी जाती है। ओके, सो दिस आंसर यू हैव टू राइट डाउन दैट टाइम। अब ये कुछ शॉर्ट पॉइंट दिए, दैट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब अपने नंबर ऑफ क्लस्टर डिसाइड किए, डेटा को डिवाइड किया, उसके बाद जो डेटा आपका प्लॉट होता है तो आपको उसमें से क्या आप ले सकते हो, व्हाट इज योर डायग्नोसिस। सो योर डायग्नोसिस कैन बी, यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन लाइक आर द क्लस्टर्स वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। डेटा को जब आपने क्लस्टर में डिवाइड किया है तो हर क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से प्रॉपर सेपरेटेड है ना, या फिर ऐसा कोई डेटा पॉइंट है जो दोनों क्लस्टर में जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कुछ डेटा। तो आपको चेक करना है कि हर डेटा क्लस्टर में प्रॉपरली सेपरेट किया गया है। डू एनी ऑफ द क्लस्टर हैव ओनली अ फ्यू पॉइंट्स। जैसे देखो अभी शाजल ने बताया था कि उसने जब क्लस्टर सेंटर लिया ऐसा, उसका फर्स्ट इटरेशन के बाद जो डेटा आया था क्लस्टर में, तो C1 में 11 वैल्यूज चले गए थे और C2 में खाली एक ही वैल्यू था। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ डिवाइडिंग द क्लस्टर। मतलब आपका डेटा ऐसा तो नहीं है कि जिसमें एक क्लस्टर में बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है और दूसरे क्लस्टर में बहुत ही कम डेटा आ रहा है। अगर ऐसा है तो अगेन आपको न्यू सेंटर पॉइंट लेके और
ट्राई करके देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, डू एनी ऑफ द सेंट्रॉइड अपीयर टू बी टू क्लोज टू ईच अदर। जब आप सेंटर पॉइंट ले रहे हो तो आपको चेक करना चाहिए कि दोनों सेंटर पॉइंट एक दूसरे से बहुत पास में नहीं होने चाहिए, थोड़ा उसमें डिफरेंस होना चाहिए, ताकि जब डेटा डिवाइड हो वो प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए। सो लाइकवाइज यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चन। सो दिस डायग्राम इज गिवन टू यू वेयर रेड कलर इंडिकेट वन क्लस्टर, ग्रीन कलर इंडिकेट सेकेंड क्लस्टर, पर्पल थर्ड क्लस्टर एंड ब्लैक वन इज फोर्थ क्लस्टर। तो ये जो डेटा ऑब्जेक्ट है ये 4 अलग क्लस्टर में डिवाइड किए। तो ये इमेज को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 4 क्लस्टर्स हमारे बने हैं, ओके, तो ये चारों क्लस्टर बहुत प्रॉपरली सेपरेटेड है। मतलब ये क्लस्टर 1 है, ये क्लस्टर 2, दिस इज क्लस्टर 3 एंड क्लस्टर 4। तो कोई भी क्लस्टर का डेटा एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉपरली एक दूसरे से क्या है, ये डिस्टेंस मेंटेन किया है, बहुत प्रॉपरली क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। फर्स्ट थिंग, ओके। सेकेंड थिंग, हर क्लस्टर में जो डेटा पॉइंट है वो डेटा पॉइंट बहुत गिने चुने, मतलब सेम है। जैसे अगर यहाँ पे भी 10 क्लस्टर के पॉइंट है तो यहाँ पे भी 10 या 12 हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक क्लस्टर में बहुत ज्यादा डेटा है और एक क्लस्टर में बहुत कम डेटा है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट, लाइक दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर्स, जहाँ पे भी कलर क्या कर रहा है, आपको क्लस्टर्स बता रहा है। अब आप देखो, अगर हम इसको क्लस्टर्स में डिवाइड करना अगर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करती हूँ तो काफी बार क्या हो रहा है कि ये जो डेटा पॉइंट है जो दूसरे क्लस्टर का है वो इस क्लस्टर में क्या कर रहा है, आ सकता है। सो दीज आर नॉट प्रॉपरली वेल सेपरेटेड। अगर यहाँ पे ये दो वैल्यू देखोगे तो सेकेंड क्लस्टर का ये डेटा और इस क्लस्टर का ये डेटा, ये बहुत एक दूसरे से क्या है, पास में। तो ये कभी भी क्लस्टर 1 और 2 में शफल हो सकते हैं। सो दिस क्लस्टर इज नॉट प्रॉपरली वेल सेपरेटेड। तो आपका क्लस्टर बहुत प्रॉपर वेल सेपरेट होना चाहिए। So this is a diagnostic after you plot this clusters. Then last point is reason to choose and caution. So where you have to take some decision, the practitioner must take some decision, like very first, what object attribute should be included in the analysis. एग्जाम्पल लो, अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एक्सेल शीट बताया था, ओके, मैंने इसको क्लोज कर दिया था। अगर आपने एक ऐसा डेटाबेस लिया है, एम्प्लॉय का डेटाबेस आप कंसिडर करो, और आपको बोला कि उस डेटाबेस में, उस टेबल में जितने भी रोज है, उस रोज को आप 3 अलग क्लस्टर में डिवाइड करो। तो उस टेबल में 25 कॉलम्स है, मतलब 25 एट्रीब्यूट, मतलब क्या, कॉलम्स। तो 25 एट्रीब्यूट है, तो आप कौन सा एट्रीब्यूट लोगे क्लस्टर में उस डेटा को डिवाइड करने के लिए, कौन सा एट्रीब्यूट को कंसिडर करोगे। तो दैट इज अ वेरी थिंग यू हैव टू कंसिडर कि कौन सा डेटा बहुत इम्पैक्ट करेगा उस डेटाबेस पे। सेकेंड, आपने उस एट्रीब्यूट को स्टोर करने के लिए जो यूनिट ऑफ मेजर यूज किया है, जैसे एज को अगर मैंने ईयर्स में डाला है, दैट कैन बी वन थिंग। सपोज किसी ने एज को ईयर्स के बजाय मंथ्स में डाला है, देन अगर आपका एक हाइट करके एट्रीब्यूट है, तो हाइट यू कैन शो आइदर इन सेंटीमीटर, इन फिट्स और इन इंचेस। तो आपकी हाइट आप अलग अलग यूनिट्स में शो कर सकते हो। तो आपने कौन सा यूनिट लिया है उस एट्रीब्यूट को शो करने के लिए, तो वो प्रॉपर है या नहीं, या फिर आपको चेंज करना पड़ेगा उसका यूनिट ऑफ मेजर। डू द एट्रीब्यूट नीड टू बी रीस्केल्ड, यानी वापस से रीस्केल करने की जरूरत है क्या। व्हाट अदर कंसिडरेशन माइट बी अप्लाई, और क्या क्या कंसिडरेशन आपने करना चाहिए जब आप क्लस्टर्स फॉर्म कर रहे हो। तो सो दीज आर सम क्वेश्चन विच इज एनालिस्ट शुड आस्क बिफोर मेकिंग अ क्लस्टर्स। सो सबसे पहला एग्जांपल उन्होंने दिया है कि ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, ओके। सो कौन सा ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर करना चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एग्जांपल इंफॉर्मेशन ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर सेट। एक आपका स्टोर है, सपोज आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का एक स्टोर है, आपका शॉप है, और आपको क्या करना है कि आप हर कस्टमर जो आता है, तो आप हर कस्टमर का बिलिंग जो है आप स्टोर करके रखते हो कि ये कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन, उसने क्या परचेस किया था, परचेस करने के बाद आप फीडबैक, जैसे हम इवेंट करने के बाद फीडबैक लेते हैं, ऐसे अगर वो कस्टमर ने शॉपिंग करने के बाद आपने उसको फीडबैक दिया और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेक किया, जनरली जैसे ओला या उबर करते हैं, ओके। तो अभी आपके पास जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो आपके इधर शॉपिंग करके गए हैं, तो यू हैव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर। एग्जिस्टिंग मतलब जिन्होंने शॉपिंग किया है, कि उनका सेटिस्फेक्शन है या नहीं, उन्होंने क्या चीजें परचेस की है, उस परचेसिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब हर महीने परचेस करते हैं या साल में एक बार करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास है। लेकिन
अगर कोई नया कस्टमर आया है जिसने आज तक कभी शॉपिंग नहीं किया है आपके स्टोर में, तो फिर आप क्या करेंगे? देन व्हाट यू विल डू, मीन्स पोटेंशियल कस्टमर, तो आपको उस कस्टमर का कुछ पता नहीं होगा, उस कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन पता नहीं रहेगी, उसका इनकम पता नहीं रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ पैटर्न जो है परचेज का वो कैसे करेगा वो पता नहीं रहेगा। तो ऐसे टाइम पे इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू रो कमिंग, यू डोंट नो लाइक उसको कैसे आपको क्लस्टर्स में लेके जाना है, दैट कैन बी अ वन क्वेश्चन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंड, जितने हम रोज इसमें कंसिडर एट्रीब्यूट कंसिडर करें वो बहुत कम होने चाहिए, बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट नहीं कंसिडर करने, जितने एट्रीब्यूट ज्यादा कंसिडर करेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। okay, so in your calculation you don't consider too many attributes, मतलब 2D या 3D तक ठीक है, लेकिन अगर आप 10D डेटा ले रहे हो, मतलब 10 एट्रीब्यूट कंसिडर कर रहे हो, तो आपके कैलकुलेशन उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे और उतना वो क्या होते जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। सो consider the less number of attribute in your calculation. Then next is यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर मतलब एग्जाम्पल हो कि यहाँ पे जैसे एज जो है, एज ईयर्स में लिया है और हाइट जो है ये सेंटीमीटर में लिया है, और आपने क्या किया, के की वैल्यू 2 लेके जो भी आपका डेटा है वो ग्राफ में फॉर्म किया है, ग्राफ में प्लॉट किया है। सेकेंड, अभी हाइट जो है ये सेंटीमीटर के बजाय यहाँ पे उसने क्या किया, इसका लेवल स्केल जो है सेंटीमीटर के बजाय मीटर ले लिया, और अगेन यू हैव प्लॉट द योर क्लस्टर्स एंड चेक कि अब ये डेटा और प्रॉपर वेल सेपरेटर है क्या नहीं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो रेड और ब्लैक ये डेटा प्रॉपरली सेपरेटेड नहीं था, बट जैसे हमने हाइट को सेंटीमीटर के बजाय मीटर में कन्वर्ट कर दिया, रीस्केल कर दिया, तो डेटा बहुत प्रॉपरली क्या हो गया, डिवाइड हो गया दो अलग क्लस्टर में। सो यू हैव टू कंसिडर कि कौन सा आपने जो आपका जो आप एट्रीब्यूट कंसिडर कर रहे हो उस एट्रीब्यूट का जो यूनिट है वो क्या यूनिट लेना चाहिए। सो यू हैव टू डू द डिफरेंट लाइक रिसर्च कि सेंटीमीटर लेना चाहिए, मीटर लेना चाहिए, इंच लेना चाहिए, अगर हाइट है तो, एज है तो ये ईयर्स में लेना चाहिए या रेंज में लेना चाहिए, 5 to 10 ईयर, 10 to 20 ईयर, 20 to 30 ईयर, एज को आप रेंज में भी ले सकते हो। सो लाइकवाइज यू हैव टू चेंज द यूनिट ऑफ मेजर एंड अगेन प्लॉट द डेटा इन क्लस्टर एंड यू हैव टू जस्ट चेक कि कौन से प्रॉपर यूनिट के लिए डेटा आपका प्रॉपरली सेग्रीगेट होता है। ओके, सो दिस इज लास्ट पॉइंट। इसके अलावा कौन से एडिशनल कंसिडरेशन है जो आपने कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहला होता है सीड पॉइंट। सीड पॉइंट मतलब कौन सा स्टार्टिंग में सेंटर जो है क्लस्टर के जो हम चूज करते हैं वो कैसे प्रॉपरली सिलेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम यूक्लिडियन डिस्टेंस, अभी हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया उसमें क्लस्टर और उसके सेंटर का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस लिया, बट इंस्टेड ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस there are different more formulas or methods are there like Manhanta ya Mahalano Bees. These are the different distance calculated formulas are there. Then K-मीन्स जो होता है ये सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को ही अप्लाई किया जाता है, तो जो एट्रीब्यूट आप कंसिडर करने वाले हो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका डेटा न्यूमेरिक ही होना चाहिए, जैसे हाइट, विड्थ, एज, ये सब न्यूमेरिक वैल्यू है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ एट्रीब्यूट लिया है जिसका डेटा जो है ये नॉमिनल है, नॉमिनल मतलब जैसे कलर हो गया, कलर में क्या होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे डेटा पे के-मीन्स एल्गोरिथम बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, इट वर्क ओनली ऑन न्यूमेरिकल डेटा। Then apart from K-means, what are the different other clustering algorithm? तो एक होता है K-modes, that is K-mode. Second is a PALM. Then next is a H-cluster. So these are the different algorithms which are also available to cluster the data. Okay, so this is the end of our second unit. So these are the university asked questions on unit 2 on K-means clustering. So very first question is write down use cases of clustering. मतलब clustering जो है उसके रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन K-मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम विथ एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे उन्होंने 2D या 1D कुछ नहीं दिया है, तो जब आपको 5 मार्क्स के लिए है तो आप 1D का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, शॉर्ट एग्जाम्पल, या 2D भी लेते हो तो उसमें जैसे मैंने सिर्फ छोटा एग्जाम्पल बताया था 6 नंबर वाला, सो 5 और 6 नंबर लेके आप उसको
थोड़ा फर्स्ट 1 या 2 लेवल तक शॉर्ट में सॉल्व करके और उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हो. The next is how to determine the number of clusters in K-means algorithm. Explain with example. ओके तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि K-means में कितने नंबर ऑफ क्लस्टर होने चाहिए. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके लिए हम ह्यूरिस्टिक्स मेथड जो है WSS वो मेथड हम यूज करते हैं और उसमें जो मैंने ग्राफ बताया था एल्बो कर्व वाला, तो एल्बो कर्व वाला ग्राफ आपको निकाल के और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपरली. देन नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन यूनिटी ऑफ मेजर एंड रीस्केल, जो हमने लास्ट पॉइंट देखा. तो आपको बताना पड़ेगा कि वो ग्राफ दिखा के कि जैसे अगर हमने हाइट को सेंटीमीटर में लिया और बाद में हाइट को मीटर में लिया तो आपका डेटा जो है डिस्प्ले करने का स्केल या क्लस्टर में फॉर्म करने का स्केल कैसे डिफरेंट होता है. सो व्हाट इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ रीस्केलिंग और चेंजिंग द यूनिट ऑफ मेजर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन द पार्टीशनर मस्ट मेक व्हाइल परफॉर्मिंग क्लस्टर. तो क्लस्टर बनाते वक्त क्या क्या चीजें जो है ये प्रैक्टिशनर ने देखनी चाहिए. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने क्लस्टर्स होने चाहिए, कितने एट्रीब्यूट्स हमने कंसिडर करने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करना चाहिए, कौन सा एल्गोरिथम हम लोगों ने यूज करना चाहिए, डेटा ये न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है. न्यूमेरिक है तो आपको के मीन्स के लिए आप जा सकते हो, फिर के की क्या वैल्यू लेनी चाहिए और वो के उस वैल्यू के लिए डेटा प्रॉपरली सेपरेट हो रहा है या नहीं. सो दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाइल डिवाइडिंग द डेटा. एंड दिस इज द क्वेश्चन लाइक कि जिसमें डेटा को आपको एक्चुअल टेबल देके और डिवाइड करने के लिए बोला था जो आपने ऑलरेडी परफॉर्म किया है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज लाइक explain K-means clustering algorithm with example. What are its drawback? तो K-means clustering का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने बोला 1D 2D कोई भी डेटा का एग्जाम्पल लेके शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड लास्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इज व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक. तो इसका सबसे मेन ड्रॉबैक क्या है कि सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही अप्लाई कर सकता है. अगर आपका डेटा नॉमिनल है या ऑर्डिनल है या फिर रेंजेस में डिवाइड है तो ये उस डेटा को बिल्कुल भी प्रॉपरली क्लस्टर में डिवाइड नहीं कर सकता है. So these are some questions which have been asked in our university examination. So like any question you want to ask students?